स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जो कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये अन्य कंपटीशन जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान का जो एक पाठ है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस पाठ से कुछ हम लोग सवालों को देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल इस प्रकार से है। पहला सवाल है, खट्टे स्वाद वाली वस्तुओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है अम्ल। क्या पाया जाता है? अम्ल। जो पदार्थ खट्टा लगता है, ठीक है, स्वाद में कैसा लगता है? खट्टा लगता है, तो उनमें पाया जाता है अम्ल। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल इस प्रकार से है, तीसरा, लिटमस पत्र पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है? लिटमस पत्र पर है वो अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है? अम्ल है वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। अम्ल है वो नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल इस प्रकार से है, चौथा, किस प्रकार के आयन बनते हैं जब अम्ल को जल में विलीय किया जाता है? जब अम्ल को हम लोग जब जल में डालते हैं तो किस प्रकार का आयन बनता है? तो ये उत्तर हो जाएगा H+ आयन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से है, पांचवा, क्या होता है जब नीला लिटमस पत्र HCl में डालते हैं? ठीक है, नीला लिटमस पत्र को हम लोग HCl में डालते हैं तो क्या होता है? नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल इस प्रकार से है, अम्लों का सबसे मुख्य गुण क्या है? तो अम्ल का जो मुख्य गुण है वो क्या है? तो ये क्षारकों को उदासीन करना, ठीक है, क्षारक को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल इस प्रकार से है, किस प्रकार का आयन बनते हैं जब क्षार को जल में विलीय किया जाता है? क्षार को हम लोग जब जल में डालते हैं, क्षार को हम लोग कहाँ पे डालते हैं? जल में डालते हैं, तो किस प्रकार का आयन बनता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन। क्या बनते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन, OH- आयन, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल इस प्रकार से है, 8 नंबर, क्षारकीय पदार्थों का स्वाद कैसा होता है? ठीक है, या क्षारकीय पदार्थ का स्वाद क्या होता है? तो ये हो जाएगा कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, अम्ल क्षारक सूचक का नाम बताएं जो लीचेन से निकला है? तो ये हो जाएगा लिटमस विलियन। क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? लिटमस विलियन। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, या लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये है क्षार, ठीक है, ये क्या है? क्षार। तो ये क्या करेगा? ये करेगा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, ठीक है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, ठीक है, क्षारकों का सबसे मुख्य गुण क्या है? क्षारक का जो सबसे मुख्य गुण है वो क्या है? अम्लों को उदासीन करना। अम्ल को ये क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, क्षारक का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, क्षार का जो क्षार होता है तो उसका लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये लाल को क्या कर देता है? नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को ये क्या कर देगा? नीला कर देगा। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, 13, क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? मतलब बताना है कि ये क्षार क्यों होता है। अगर H+ आयन है तो H+ आयन है तो ये तो अम्ल हो जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये क्षारकीय क्यों है?
ठीक है। तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं, क्योंकि H+ आयन, यहाँ पर प्लस होगा, H+ आयन जल से आते हैं, ठीक है। H+ आयन कहाँ से आते हैं? जल से आते हैं, ठीक है। जब हम लोग इसको जल में डालेंगे तो ये कहाँ से आएगा? जल से आएगा H+ आयन। आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला उत्तर है, अगला सवाल है, ठीक है। अगला सवाल है 14 नंबर, अम्ल एवं क्षारक के बीच में होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षारक के बीच में जो अभिक्रिया होता है उसे क्या कहते हैं? तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षारक को मिला देते हैं तो उदासीन हो जाता है, मतलब लवण बन जाएगा, उदासीन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला सवाल है 15 नंबर, एक प्राकृतिक सूचक का नाम बताएं। एक प्राकृतिक सूचक का नाम बताना है, तो ये हो जाएगा लिटमस या हल्दी, ठीक है, लिटमस या हल्दी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, लिटमस का स्रोत क्या है? लिटमस का स्रोत क्या है? तो लिटमस का स्रोत हो जाएगा लीचेन। क्या हो जाएगा? लीचेन। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल है, लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या है? तो लिटमस का प्राकृतिक रंग हो जाता है बैगनी। लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या हो जाता है? बैगनी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अगर आप लोगों को ऐसे ही और भी कंटेंट चाहिए तो, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला नंबर है, 3 सामान्य सूचक का नाम बताएं। तो 3 सामान्य सूचक का नाम बताना है, तो ये हो जाएगा लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थलीन, ठीक है। सामान्य सूचक है, ये सूचक मतलब ये बताएगा कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, ठीक है। तो हो जाएगा लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थलीन, तो ये तीनों याद रखें। अगला हम लोग देखते हैं, साधारण नमक का सूत्र, रासायनिक नाम और सूत्र लिखे, ठीक है। साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र बताना है, तो ये हो जाएगा, रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। और रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaCl। रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NaCl। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखे। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र बताना है, तो रासायनिक नाम हो जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है CaOCl2, ठीक है, CaOCl2 हो जाता है, ठीक है। तो आप सभी ज़रूर याद रखें इसे। तो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम हमें बताना है, ठीक है। इसका प्रचलित नाम हो जाएगा विरंजक चूर्ण, ठीक है। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या हो जाएगा? विरंजक चूर्ण। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ठीक है। अगला सवाल इस प्रकार से है, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में उपयोग में लाए जाने वाले किसी एक यौगिक का नाम बताएं। तो वह हो जाएगा विरंजक चूर्ण। हम लोग विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं पीने वाले जल को रोगाणुओं से शुद्ध करने के लिए, रोगाणुओं को हटाने के लिए, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से है, 23 नंबर, कपड़ों को विरंजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाली एक यौगिक का नाम बताएं। तो एक यौगिक का नाम बताना है, विरंजक चूर्ण हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल देखते हैं, उस यौगिक का नाम बताएं जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? हैं, तो वो हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, ये 2 है वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से है, बेकिंग सोडा मतलब कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम एवं सूत्र बताना है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा, इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और रासायनिक सूत्र हो जाएगा, रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। यहाँ पर NaHCO3
CO3, ठीक है। ये जो 3 है वो नीचे की ओर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला सवाल है धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखे, ठीक है। तो रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, Na2CO3 10H2O 10H2O, ठीक है, 10H2O हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल इस प्रकार से है 28, धवन सोडा या तो धवन सोडा का जलीय घोल अम्लीय होता है या क्षारीय? तो ये हो जाएगा क्षारीय होता है, ठीक है। आगे, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस प्रकार या तो किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है कठोर जल को मृदु करने के लिए, ठीक है। तो आप सभी आखिरी तक वीडियो जरूर देखें, आखिरी तक जरूर देखें। अभी और भी सवाल हैं। 30, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए एक उपयोगी यौगिक का नाम लिखें। तो वो जो उपयोगी यौगिक हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 31 नंबर, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच की स्थिति में हम लोग किस औषधि का प्रयोग करते हैं? एंटी एसिड का, ठीक है। जब एसिडिटी हो जाता है तो किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? एंटी एसिड का प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है 32, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखना है, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा रासायनिक नाम इसका? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, ठीक है। CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। तो ये हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है CaSO4 हाफ, यहाँ पर हो जाएगा हाफ H2O का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 2H2O। क्या हो जाएगा? CaSO4 2H2O। ये जो 4 है वो यहाँ पर नीचे में होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल इस प्रकार से है, जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र हो जाता है ZnSO4। क्या हो जाएगा? ZnSO4। 4 है वो यहाँ पर होगा, नीचे में लिखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिखे। तो जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र हो जाता है CuSO4 5H2O। क्या हो जाएगा? CuSO4 5H2O, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल ध्यान से देखें, अस्पतालों में टूटी हुई हड्डी को उसी स्थान पर बनाए रखने के लिए डॉक्टर जल में सफ़ेद पदार्थ का पेस्ट उपयोग करते हैं। उस पदार्थ का नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखें। उस पदार्थ का नाम हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर पे अच्छा से, CuSO4 हाफ H2O, ठीक है।
इसका प्रयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल इस प्रकार से है, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र लिखे। तो बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र बताना है, CaO हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaO। ठीक है, यहाँ पर आगे की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, चिकित्सा के क्षेत्र में खिलौना बनाने के उपयोग में लाए जाने वाले एक यौगिक का नाम लिखें। तो चिकित्सा के क्षेत्र में और खिलौने बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसका उपयोग होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। ठीक है, 41 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण के समय गर्म करने की प्रक्रिया को नियंत्रित ना किया जाए तो क्या पदार्थ बनता है? तो वो हो जाएगा निर्जलीय कैल्शियम सल्फेट। क्या बन जाता है? निर्जलीय कैल्शियम सल्फेट। अगर गर्म करते जाएंगे तो वहाँ से जल है वो बाहर चला जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं C6H12। आगे देखते हैं अगला सवाल है C6, यहाँ पर हो जाएगा C6H12O6 का सामान्य नाम क्या है? ठीक है, तो सामान्य नाम हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, या तो पूछ सकता है ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो C6H12O6 हो जाएगा। आप इसे याद रखें। आगे देखते हैं, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? तो इस विलयन में होगा HCl। इस विलयन में क्या होगा? HCl होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, 44 नंबर, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान बताएं। तो ये क्या हो जाएगा? 7 से अधिक। लाल को क्या कर देता है? लाल को नीला करेगा। तो लाल को नीला करेगा तो क्या होगा? क्षार होगा। क्या होगा? क्षार होगा। और जिसका pH मान हो जाएगा 7 से अधिक। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, उदासीन विलयन का pH मान बताएं। तो उदासीन विलयन का हमें pH मान बताना है, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, क्या हो जाएगा? 7। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, अम्लीय विलयन का pH मान बताएं। तो अम्लीय विलयन का pH मान बताना है, तो ये हो जाएगा 7 से कम। क्या हो जाएगा? 7 से कम। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल इस प्रकार से है, क्षारीय विलयन का pH मान बताएं। तो क्षारीय विलयन का pH मान बताना है 7 से अधिक। क्या हो जाएगा? 7 से अधिक। आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल है, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का pH मान हो जाता है 7। क्या हो जाता है? 7 हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल इस प्रकार से है, pH स्केल का परास क्या होता है? तो pH स्केल का परास होता है 0 से 14। ठीक है, 0 से 14। आगे देखते हैं अगला सवाल इस प्रकार से है, किस pH परास में हमारा शरीर कार्य करता है? तो किस pH परास में हमारा शरीर है वो कार्य करेगा? तो 7.0 से 7.8 के बीच होना चाहिए pH परास, तब हमारा जो शरीर है वो कार्य करेगा। आगे हम लोग देखते हैं, मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर क्या प्रारंभ हो जाता है? तो इनेमल का संक्षारण। क्या होने लगता है? इनेमल का संक्षारण होने लगता है। ठीक है, दांतों में। आगे हम लोग देख लेते हैं, पेट में किस प्रकार का अम्ल निर्माण होता है? तो ये हो जाएगा HCl। पेट में क्या बनता है? HCl अम्ल बनता है या तो निकलता है अमाशय से, ये भी याद रखें। आगे हम लोग देख लेते हैं 53 नंबर, मधुमक्खी के डंक मारने के समय व्यक्ति की त्वचा के भीतर कौन सा रसायन डाला जाता है? तो ये हो जाएगा मेथोनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? मेथोनोइक अम्ल हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल, नेटल के डंक के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयुक्त एक पौधे का नाम बताएं।
तो ये हो जाएगा डॉक पौधा। क्या हो जाएगा? डॉक पौधा। आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से है। आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला सवाल है अम्लीय वर्षा क्या है? तो अम्लीय वर्षा क्या होता है? उत्तर हो जाएगा जब वर्षा जल के पीएच का मान 5.6 से कम हो या तो कम होता है तब उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, जब पीएच का मान 5.6 से क्या हो? कम हो, तो उस वर्षा को क्या बोलेंगे? पीएच, उस वर्षा को हम लोग बोलेंगे अम्लीय वर्षा। क्या बोलेंगे? अम्लीय वर्षा। आगे देख लेते हैं, पीएच का मान क्या होगा जब हम अम्ल की मात्रा किसी जल में बढ़ाते हैं? अम्ल की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो पीएच का मान क्या होगा? ठीक है, पीएच का मान घटेगा। पीएच का मान क्या होगा? घटेगा, मतलब 7 से नीचे होगा। 7 से क्या होगा? नीचे होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, जल में क्षार मिलाने से पीएच, उसकी पीएच कैसे बदलती है? तो पीएच का मान है वो बढ़ेगा। पीएच का मान है वो क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि क्षार मिला रहे हैं और 7 से ज़्यादा होगा। 7 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? तो ये हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? मिथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में विद्यमान रहता है। आगे देखते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से है, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? मिथेनोइक अम्ल। क्या रहता है? मिथेनोइक अम्ल। आगे देख लेते हैं, या बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नींबू में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? तो सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? सिट्रिक अम्ल विद्यमान रहता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला नंबर है, संतरा में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? तो संतरा में सिट्रिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? सिट्रिक अम्ल। दोनों को याद कर ले, संतरा और नींबू एक जैसा होता है। ठीक है, और दोनों में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला सवाल है, ज़रूर आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और आप सभी मोटिवेशन के लिए लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगे हम लोग देख लेते हैं, सिरका में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल विद्यमान रहता है। सिरका में क्या रहता है? एसिटिक अम्ल विद्यमान रहता है। आगे देख लेते हैं, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित रहता है। अगला सवाल है, खट्टा दूध या तो फिर दही में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो ये हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। खट्टा दूध या फिर दही में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? लैक्टिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से है, इमली में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो ये हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल।